हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री में चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। और इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से समझेंगे क्योंकि ये सी टेट में इससे बहुत ही क्वेश्चंस आता है। फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते हैं, साथ में स्टेटमेंट में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को मैं कवर कराऊंगी जिससे कि आपको अलग से एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ना पड़े। देखिए, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप लोगों को नोट्स पूरा एनसीईआरटी का टू दी पॉइंट्स में मिल रहा है। आपको ऐसे कहीं नहीं मिलने वाला है। आप कहीं जब जाके पेड कोर्स लेते हैं तब जाके आपको मिलता है। तो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप लोगों का काम है, मेरा यही सजेशन रहता है कि आप अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। भले ही पीडीएफ से पढ़ें, लेकिन आप जो है अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। और जो मैं वीडियो में समझाती हूँ ना, अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को जरूर लिखिएगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सी टेट की मैं बेसिक से तैयारी करवा रही हूँ, एक एक चीज़ कवर करवा रही हूँ। साथ ही मैं सी टेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ जो है एक गाइड करती रहती हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि गाइडेंस की जरूरत है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी पढ़िए, बस आप लोगों का मेन मोटिव होना चाहिए कि अपकमिंग जो सी टेट है वो जो है आप लोग निकाल लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोग जो है एसएसटी में आप लोग जो है 50+ जो है स्कोर करें। ठीक है, 50+ स्कोर करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ें। अभी हमारे पास टाइम है, इसलिए हम पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि बीच में जो है मैं आप लोगों के लिए जो है जो प्रैक्टिस सेट है वो 2 लेकर आऊँ। लेकिन मेन फोकस रहेगा कि हम अभी जो है एनसीईआरटी को कवर करें, साथ साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चिंता मत कीजिए, मैं खुद करवाऊंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और लगता है कि आप लोगों के लिए यूजफुल है तो लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। लोहे के औजार और खेती। ठीक है, लोहे के औजार और खेती का आज जो है, आज इसके संबंध को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। लोहे के औजार, लोहे से बने जो औजार हैं उनसे जो है भली भांति परिचित हैं, और इन लोहे के बने औजारों का खेती में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इससे भी आप जानते हैं। लेकिन लोहे का प्रयोग सबसे पहली बार कब किया गया उसके बारे में हमें पढ़ना है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कहने का मतलब है, इससे पहले लोहे का कोई नामो निशान नहीं था। आप लोगों ने पढ़ा है कि पहले जो है किस तरह से पाषाण युग आया था। मतलब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी, अब यहाँ पे हम ये डिस्कस करते हैं, वो चैप्टर हमारा हो चुका है ऑलरेडी, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। लोहे की अगर बात करें तो उपमहाद्वीप में लोहे का जो सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था वो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बोला जाता है कि लोहे का औजार का जो प्रयोग हुआ था वो 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर 1000 ईसा पूर्व की बात आए ना तो याद रखिएगा 1000 ही लिखा हुआ होगा, लेकिन अगर साल की बात करें तो 3000 आएगा। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। अब ये देखिए, लोहे के औजार पहली बार मिले कहाँ थे? तो जो महापाषाण की जो कब्रें थे उसमें लोहे के औजार मिले थे, बहुत बड़े संख्या में जो है हथियार मिले थे। तो इससे पता चला कि लोहे का जो है प्रयोग होने लगा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा औजार, मतलब कि कई प्रकार के ऐसे औजार मिले जिसका कि जो है खेती में प्रयोग किया जाने लगा। तो ये जो सब चीज़ें पता चली 2500 साल पहले। मतलब जंगलों को साफ करने के लिए जिस तरह से कुल्हाड़ियाँ होती हैं, कुल्हाड़ियाँ, और जुताई के लिए हल का प्रमाण, ये जो है 2500 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, कई बार लिख देते हैं 500 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ईसा पूर्व जब लिखा आएगा तो 500 होगा। ठीक है, तो लोहे का प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल से शुरू हुआ था, 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, या बोले तो 3000 साल पहले शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद जब जंगलों को साफ करने के बाद में क्या देखा इन्होंने कि लोहे से बड़ी संख्या में जो है औजार बनने लगे, तो इसका जो है प्रमाण कब मिला? 2500 वर्ष पहले, मतलब 500 ईसा पूर्व पहले। तो उम्मीद करती हूँ ये जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पूरी कोशिश करती हूँ आप लोगों को कि एक एक चीज़ समझा सकूँ इस तरीके से कि आपके माइंड में बैठ जाए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, एंड कैसा लगा, कोई सजेशन है तो वो भी जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, कोशिश यही है कि ज़्यादा से अच्छे कराऊँ कि आप लोगों का जो है, आप लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। प्लीज़ वीडियो को जरूर लोगों को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो सी टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कोचिंग नहीं ले सकते, ताकि उनको एक अच्छे से मतलब टू दी पॉइंट्स में नोट्स मिल सके। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जो उठाए गए कदम, अगर मैं बात करूं कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाए गए थे, तो क्योंकि लोहे का प्रयोग होने लगा था तो कृषि के विकास में जो है
ये लोहे के बने जो औजार हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। लोहे के बने औजार की वजह से जहाँ पे पहले लोग कृषि ऐसे ही कर लेते थे, मतलब कि बीजों को बस डाल देते थे खेती में, तो कहीं ना कहीं जो है उनकी पैदावार इतनी अच्छी नहीं होती थी। लेकिन जब लोहे के औजार बनने लगे तो कृषि में भी विकास हुआ। उन औजारों की वजह से जो है वो मिट्टी की खुदाई करके उसमें रोपाई करने लगे। रोपाई के बाद जो है सिंचाई वाली व्यवस्था आई। सिंचाई आज से 3000 से 2500 साल पहले सिंचाई इस समय जो है किस तरीके से नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय से बनाए गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सिंचाई किया गया, जिससे कि कृषि के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। तो कृषि के उत्पादन के लिए जो है ये कदम उठाए गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा औजारों का जो है प्रयोग किया गया कृषि के विकास के लिए। रोपाई की गई, सिंचाई का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, ये इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांव में रहने वाले लोग तो किस प्रकार के उस उपमहाद्वीप में, पहले जो गांव था उपमहाद्वीप में दक्षिण तथा उत्तरी हिस्से में गांव में किस तरीके के लोग रहते थे, किस टाइप के लोग रहते थे? तो अधिकांश गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। याद रखिएगा वो कौन कौन से थे और किस टाइप से इसमें क्वेश्चन आता है वो भी जो है मैं बताऊंगी। एक एक पॉइंट समझाऊंगी, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप ये वीडियो अच्छे से देखें। बस PDF लेकर पढ़ लेंगे तो कोई समझ में नहीं आने वाला, बस आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को तरीके भी बताती हूँ किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बस सपोर्ट करते रहिए, बस यही मैं आप लोगों से बस बोलती हूँ। चलिए देखिए, वेल्लला गांव में किस तरीके के 3 तरह के कौन से लोग रहते थे? तो सबसे पहले वेल्लला। तो वेल्लला कौन थे? तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें क्या कहा जाता था? वेल्लला। ठीक है, तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें वेल्लला कहा जाता था। और क्वेश्चन में कई बार जो है इस तरीके से पूछा जाता है कि ये तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें क्या कहा जाता था? वेल्लला। वेल्लला कौन होते थे? तमिल क्षेत्र के बड़े भूस्वामी। दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं। उड़वार जो है साधारण हलवाहों को कहा जाता था। वहीं पर अगर जो है भूमिहीन जो मजदूर और दास होते थे उन्हें जो है कैदिसियर और अधिमई कहा जाता था। याद रखिएगा, जो बड़े भूस्वामी होते थे उन्हें वेल्लला कहा जाता था, लेकिन जिनके पास भूमि ही नहीं होती थी, जो मजदूर होते थे, दास होते थे, उन्हें कैदिसियर, अधिमई कहा जाता था। अब बात करते हैं ग्राम भोजक की। तो ग्राम भोजक कौन थे? देखिए, ग्राम भोजक की अगर मैं बात करूं तो गांव का जो सबसे प्रधान व्यक्ति होता था, मतलब उत्तरी हिस्से में गांव का जो प्रधान व्यक्ति था उसे जो है ग्राम भोजक कहा जाता था। और जो ग्राम भोजक का जो पद होता था ना, ये जो है अनुवांशिक था। अनुवांशिक कहने का मतलब है कि एक के बाद जो है एक उन्हीं की पीढ़ी जो है वहाँ पे उस पद पर होती थी। कहने का मतलब अगर पिता है तो उसी पद पे पिता के बाद जो है उसका बेटा बैठता था। तो ग्राम भोजक से स्टेटमेंट में क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। तो ग्राम भोजक गांव का सबसे प्रधान व्यक्ति जो है ग्राम भोजक कहलाता था। ये जो है एक के बाद एक इस पद पर जो है एक ही परिवार के लोग जो है एक के बाद एक जो है इस पद पर जो है बैठते थे। कहने का मतलब है कि ये पद जो है अनुवांशिक होता था। ग्राम भोजक पद पर गांव का सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था वो होता था। तो क्वेश्चन देखिए, अगर मैं इस पर क्वेश्चन बनाऊं तो इस तरीके से पूछ देता है कि ग्राम भोजक गांव का प्रधान व्यक्ति होता था। इनका पद जो है अनुवांशिक नहीं होता था। ग्राम भोजक पद पर गांव का सबसे बड़ा जो भूमिहीन मजदूर होते थे उसके पद पर वो होते थे। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो है अब बनाते हैं। तो आप लोगों को अगर ग्राम भोजक के बारे में एक एक पॉइंट जब पता होगा तभी जो है आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि ग्राम भोजक जो है गाँव का प्रधान व्यक्ति होता था और ये व्यक्ति जो है बड़े भूस्वामी होते थे और इनका पद जो होता था वो अनुवांशिक होता था। जो कई बार जो है ये भूस्वामी जो है खुद ही कर वसूलते थे और साथ ही साथ जो है न्यायाधीश, मतलब लोगों को न्याय देने का काम भी यही करते थे और कभी कभी जो है पुलिस का भी काम यही करते थे। तो उम्मीद करते हो ग्राम भोजक से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या है? गृहपति। इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए कितने टर्म्स है जिसके बारे में आप लोगों को पता है। आप जब CTET का पेपर उठाएंगे तो आप लोगों को ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं। तो पूरे टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को इसके अलावा कहीं से NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग जब पेपर देकर आएंगे तो खुद मुझे जो है बताएंगे कि हाँ कैसा आप लोगों का, किस तरीके से आप लोगों को मैंने जो करवाया था वो आया या नहीं। चलिए देखते हैं। गृहपति। गृहपति क्या है? स्वतंत्र छोटे कृषकों को जो है गृहपति कहा जाता था। जो छोटे किसान थे, जो छोटे कृषक थे, उनको जो है गृहपति कहा जाता था। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि बड़े भूस्वामियों को गृहपति कहते थे या जो छोटे कृषक थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछ देते हैं कि गृहपति कौन होता था? छोटे कृषक, बड़े भूस्वामी, मजदूर, दास, इस तरीके से पूछते हैं। ठीक है, कई बार फैक्ट में ही इसका जो है क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं। तो याद रखना चाहिए आप लोगों को, गृहपति जो है
स्वतंत्र छोटे कृषक होते थे। छोटे कृषक नहीं, ये कृषक जो होते थे स्वतंत्र होते थे, इन्हें गृहपति कहा जाता था। अब दास और कर्मकार, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, नहीं अपनी भूमि नहीं भी आते थे, अधिकांश गांव में जो है लोहार जो कुम्हार होते थे, बढ़ई होते थे, ये बढ़ई है, बुनकर जैसे कुछ जो है शिल्पकार होते थे, ठीक है, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार होते थे, तो इनको जो है दास और कैदी सॉरी कर्मकार कहा जाता था, जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी। ठीक है, आगे देखते हैं तमिल रचनाएं, इससे भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तमिल रचनाओं की अगर बात करें तो तमिल की प्राचीन रचनाओं को जो है क्या कहा जाता था, संगम साहित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था, संगम साहित्य। और इसकी रचना जो है करीब आप 2300 साल पहले की गई थी। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके बाद प्राचीन तमिल रचनाओं के बारे में कई बार जो है पूछा गया है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, तो तमिल की प्राचीन जो रचनाओं को, जो प्राचीन रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहा जाता था। तो संगम साहित्य किसे कहा गया है, तमिल रचनाओं को, जो तमिल की प्राचीन रचनाएं हैं उन्हें संगम साहित्य कहा गया है। इसकी रचना कब हुई थी, 2300 साल पहले की गई थी। इसलिए इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका जो है संकलन किया गया था। ठीक है, जो मदुरै के कवियों का एक सम्मेलन हुआ था उसमें जो है इसका संकलन किया गया था, और गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं, इसलिए जो है इसको क्या कहा गया, संगम साहित्य। तो उम्मीद करते हो कि ये क्लियर हो गया होगा कि तमिल की जो प्राचीन रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य कहा जाता है, और इसकी रचना जो 2300 साल पहले हुई थी। और इसको संगम क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो कवियों का जो सम्मेलन हुआ था, मदुरै में कवियों का एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पर जो है इसकी रचनाएं की गई थी, इसका संकलन किया गया था। और गाँव में जो रहने वाले जो तमिल नामों का उल्लेख मिलता है, जो गाँव में जो लोग रहते हैं, तमिल नामों का जिनका उल्लेख मिलता है, उसमें जो है संगम साहित्य में वो पाए गए, तो इसलिए इसका नाम जो है क्या हुआ, संगम साहित्य। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इन्हें संगम साहित्य, ये मैंने वैसे बता दिया, संगम साहित्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि मदुरै कवियों में सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था। और इसमें ही एक चीज़ और बताया गया है, जातक कथाएं। अगर जातक कथाओं के बारे में आपसे पूछे तो याद रखिएगा, बौद्ध जो भिक्षु थे उनके द्वारा जो है इनका संकलन किया गया था। जातक कथाओं का जो संकलन है बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। ठीक है, तो जातक क्या है, ये कथाएं हैं जिसमें कि जिसका संकलन जो है बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। अब एक क्वेश्चन आता है वलय कूप के बारे में। वलय कूप क्या थे, तो याद रखिएगा जो वलय कूप है, वलय कूप, ठीक है, ये वलय कूप है। ये वलय कूप जो है घुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए जो है प्रयुक्त हुए होते थे। ये लोगों के घरों में पाए जाते थे। वलय कूप जो है मतलब कि घुसलखानों को बोला जाता था, नाली और कूड़ेदान के लिए प्रयोग किया जाता था, और ये लोगों के जो है घरों में पाया जाता था। अब और आयात और निर्यात की बात कर ले, आप ही के इसी चैप्टर में जो बेरी गाजा के बारे में बताया गया। तो बेरी गाजा में जो है शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने चांदी के सिक्कों का जो है आयात होता था। ये वो चीज़ें हैं जिनका जो है आयात होता था बेरी गाजा में। ठीक है, निर्यात की बात करें तो निर्यात कौन कौन सी चीज़ें की जाती थी, दूसरे देशों में भेजी जाती थी। हिमालय की जो जड़ी बूटियां हैं, हाथी के दांत, सूती कपड़ा, इत्र, यहाँ से जो है निर्यात किए जाते थे। ठीक है, तो निर्यात और आयात कौन कौन सी चीज़ें होती थी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आहत सिक्कों से क्वेश्चन आता है और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आहत सिक्के होते क्या हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी जो है वर्गाकार गोल होते हैं। मतलब कभी कई बार तो ये आयताकार और कई बार जो है ये गोल होते थे। या तो ये धातुओं की चादर को काट कर धातु के मतलब चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह और ठप्पे बनाए जाते थे। तो याद रखिएगा जो आहत सिक्के थे इनको पीट पीट कर बनाया जाता था, और इस पर जो है कुछ लिखा नहीं जाता था, बल्कि इस पर चिन्ह बनाए जाते थे, चिन्ह के ठप्पे बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। क्योंकि ये चिन्ह के ठप्पे लगते थे, इनमें चिन्ह के ठप्पे लगाए जाते थे। ठीक है, ये जो है सिक्के उपमहाद्वीप में लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों तक इसका प्रचलन रहा। ईसा की प्रारंभिक सदियों तक कहने का मतलब 500 जो है ईसा पूर्व में जो है ये सिक्के जो है मिले हैं। तो चांदी और सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को जो है बनाया जाता था, वो आहत करके, मतलब कि पीट पीट कर बनाया जाता था, इसलिए इसका नाम जो है आहत, क्योंकि एक आहत करके जो है ये चीज़ें जो है बनाई जाती थी, सिक्के बनाए जाते थे, इसी कारण जो है इनको आहत सिक्के कहा गया। क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना आहत सिक्का
कब मिला था, तो याद रखिएगा सबसे पुराना आहत सिक्का 500 साल पहले मिला था। उम्मीद करती हूँ कि ये अच्छे से ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और यहाँ तक अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो, लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है, आपको हेल्प मिल रही है इससे, तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग जो है चैप्टर्स को देख नहीं रहे, अच्छे से पढ़ नहीं रहे, बस PDF के चक्कर में रहते हैं। देखिए, जो चीज़ समझाई जा सकती है वो अगर आप एक बार किसी सुन लेते हैं ना, समझ लेते हैं, तो आप लोगों के लिए जो है लर्न करना बहुत ही आसान होगा। नहीं तो ऐसे बुक पढ़ी हुई है, बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ, उस तरीके से अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली 50+ स्कोर करेंगे। लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लोग आप, ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके। प्लीज़ कीप सपोर्ट, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों को ये पूरा NCERT इसी CTET में अच्छे से कवर करवा सकूं। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा।